नमस्कार साथियों, एक बार फिर से ज्ञानकर्ता अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो सीईटी के मॉडल पेपर नंबर 6 से संबंधित होने वाली है साथियों। इससे पहले 5 मॉडल पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उनको चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और आज का जो मॉडल पेपर नंबर 6 होने वाला है इसमें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान का नवीनतम जिला फलौदी की सीमा किस देश व राज्य को स्पर्श करती है? तो साथियों जो राजस्थान की नवीनतम जो जिला है राजस्थान का फलौदी, वह किसको स्पर्श करता है साथियों? वो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है और पाकिस्तान को स्पर्श करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे कम अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम कौन सा स्पर्श करता है, तो साथियों सबसे कम सीमा फलौदी की लगती है। किसकी लगती है? फलौदी की लगती है। और सबसे अधिक पूछ लिया जाए सर्वाधिक किसकी लगती है, तो सर्वाधिक साथियों जैसलमेर जिले की लगती है। किसकी लगती है? जैसलमेर जिले की लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला के संबंध में भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसका अधिकांश विस्तार किस क्रम की चट्टानों से बना है? साथियों तो आरएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला है जो, इसके संबंध में भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसका विस्तार किस क्रम की चट्टानों से बना है? तो साथियों इसका अधिक जो अधिकांश जो इसका विस्तार है ये धारवाड़ क्रम या दहली क्रम की चट्टानों से बना है। क्योंकि जो अरावली का जो निर्माण है ये मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। और जो दहली क्रम या धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं इनसे इसका अधिकांश विस्तार हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में ईस्टर्न कैनाल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी और पीकेसी लिंक परियोजना के तहत अब कुल कितने जलों को पेयजल व सिंचाई का लाभ मिलेगा? तो साथियों ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत और पीकेसी लिंक परियोजना के तहत अब कितने जिलों को मिलेगा साथियों सिंचाई व पेयजल का लाभ? तो 21 जिलों को मिलेगा। कितने जिलों को मिलेगा? ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 21 जिलों को मिलेगा। और जो ये ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है और जो पीकेसी जिसको पार्वती काली सिंध और चंबल, साथियों पीकेसी को किसके नाम से जानते हैं? पार्वती काली सिंध और चंबल। पीकेसी पार्वती काली सिंध चंबल चंबल लिंक परियोजना के तहत अब 13, पहले इसमें 13 जिलों को लिया गया था लेकिन अब 13 की जगह 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान की किस नदी बेसिन में बेडलैंड टोपोग्राफी या जिसको उत्खात स्थलाकृतिक बीहड़ का सर्वाधिक जो विस्तार है साथियों? आरएसएसबी एलडीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सर्वाधिक जो विस्तार है, जो सर्वाधिक विस्तार किसमें है साथियों? तो ये चंबल बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्योंकि चंबल नदी द्वारा जो अवनलिका प्रदन के कारण गहरी खाइयों का निर्माण होता है जिन्हें बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। साथियों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई आपको समस्या है या पुराने मॉडल पेपरों में, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार करूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बी एस एच डब्ल्यू प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नया जिला मुख्य रूप से शामिल है? तो साथियों जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके अनुसार बी एस एच डब्ल्यू प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का जो नवीनतम जो जिला है वो कौन सा है? तो साथियों जो नवीन जिला है वो डीडवाना कुचामन हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, जो डीडवाना कुचामन है जिसको बी एस एच डब्ल्यू जिसको अर्ध शुष्क क्या कहते हैं साथियों? इसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसमें शेखावाटी का नागौर क्षेत्र आता है। और अब जो नया जिला बना है नागौर से अलग होकर डीडवाना कुचामन भी इसी क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को देश का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो साथियों जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? ये बूंदी जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो इसको किस नंबर का जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है देश का? तो साथियों इसको जो घोषित किया गया है 52वां नंबर का, कितने 52 नंबर का जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और अगर पूछ ले जाए कि राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा ये, तो साथियों राजस्थान का ये चौथे नंबर का हो जाएगा, फोर्थ नंबर का टाइगर रिजर्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोम, अम्बा, कमला सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो साथियों सोम, अम्बा, कमला ये एक मुख्य सिंचाई परियोजना जो कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस नदी पर स्थित है साथियों? सोम नदी पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेकाना बाकरी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो साथियों टंगस्टन के लिए जो डेगाना बाकरी क्षेत्र है ये किस जिले में स्थित है साथियों? तो ये नागौर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नागौर जिले में ये स्थित है और टंगस्टन जिसको वुल्फ्रेमाइटस के नाम से जानते हैं ये पूरे भारत में जो डेगाना बाकरी खाने प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1941 में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किन्होंने की थी? तो ये माणिकलाल वर्मा ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा ने की थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना ये कब हुई थी तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना 1938 में हुई थी लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में हुआ उदयपुर में। ये माणिकलाल वर्मा जी की अध्यक्षता में हुआ और इसके जो अधिवेशन था इसमें जेबी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित भी शामिल हुए थे। कौन से? मेवाड़ के प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो कि 1941 में हुआ था। और प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1938 में हुई। ये भी अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसकी हत्या विद्रोहियों ने कर दी थी? तो साथियों 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो थे मेजर बर्टन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्योंकि जो मेजर बर्टन थे और उनके दो पुत्र थे सैडलर और कॉटम उनकी भी हत्या कर दी थी किनमें? 1857 क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस वर्ष ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की स्थापना की गई थी? तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की किसान पंचायत की जो स्थापना की गई थी ये 1917 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 1917 में किसने की थी साथियों? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और कब की थी? हरियाली अमावस्या के दिन की थी। हरियाली अमावस्या के दिन की थी। और साथ ही इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ इस प्रश्न से रिलेटेड में। पूछ लिया जाता है कि जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसकी जो स्थापना की थी ये किसकी अध्यक्षता में की थी साथियों? अगर अध्यक्षता पूछ ली जाए तो मन्ना पटेल की अध्यक्षता में की थी। इसकी अध्यक्षता में की थी मन्ना पटेल की अध्यक्षता में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको अच्छे से देख लीजिए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। किसने की? विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन की। और अगर पूछ ली जाए कि अध्यक्षता किसने की तो मन्ना पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड किसान पंचायत की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? तो साथियों हसमत वाला शासक जहां भी नाम आ जाए वहां राम मालदेव बिल्कुल सही हो जाएगा। राव मालदेव को हसमत वाला शासक अर्थात शक्तिशाली और वैभवशाली शासक कहकर पुकारा है। किसको? राव मालदेव को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अजमेर शहर की स्थापना 1113 ईस्वी में किस चौहान शासक के द्वारा की गई थी? तो साथ ही जो अजमेर शहर की स्थापना है 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अजय राज के द्वारा की गई थी। और 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजमेर नगर बसाया और बीटली पहाड़ी पर अजय मेरुदुर्ग जिसको तारागढ़ के नाम से जानते हैं का भी निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? अजय मेरुदुर्ग जिसको तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। किस पहाड़ी पर करवाया था? बीटली की पहाड़ी पर। किस पर कराया था? बीटली पहाड़ी पर। तो अगर प्रश्न आ जाए कि जो अजय मेरू दुर्ग है तारागढ़ का दुर्ग है किस पहाड़ी पर स्थित है तो ये बीटली की पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसको गठ बीटली का दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था को इतिहासकार अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया है? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध को इतिहासकार ने अबुल फजल ने किस नाम से संबोधित किया है? तो इसको खमनोर का युद्ध के नाम से संबोधित किया है। किसके नाम से? खमनोर के युद्ध से किसने किया है? अबुल फजल ने किया है। गोगुंदा का युद्ध इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो साथियों बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने? बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। और मेवाड़ का जो थर्मोपल्ली का युद्ध कहा ये कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने इसको कहा है। तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इसको अच्छे से देख लीजिए। अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने। और मेवाड़ के थर्मोपल्ली किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय सिरोही जो कि आबू देलवाड़ा सहित का पूर्ण विलय राजस्थान में कब हुआ था? साथियों तो सिरोही का जो आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र है इसका पूर्ण विलय राजस्थान के किस चरण में हुआ था? साथियों पूर्ण विलय तो कब हुआ? 7वें चरण में हुआ 1 नवंबर जो कि 1956 को हुआ था। लेकिन
जो छठे चरण में किसका विलय हुआ था? सिर्फ छठे चरण में सिर्फ सिलोई का विलय हुआ था, लेकिन आबू और देरवाड़ा का जो क्षेत्र है इसको बंबई प्रांत में दे दिया गया था। किस प्रांत में दे दिया गया था? बंबई प्रांत में दे दिया गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान में मिलाया गया, वापस सिरोही में इसको लिया गया और 7वें चरण में इसका पूर्ण रूप से विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वालर, लूर, कूद, मांदल ये सभी नृत्य राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों वालर, लूर, कूद ये सभी नृत्य राजस्थान की गरासिया जनजाति से संबंधित है। और वालर इनका प्रसिद्ध नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। किसके किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कौन सा? गरासियों द्वारा। वालर, लूर और कूद ये सभी नृत्य गरासिया जनजाति का नृत्य है और वालर इनका प्रसिद्ध नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रम्मत लोक नाट्य मुख्य रूप से किन जिलों में सर्वाधिक लोकप्रिय है? जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो रम्मत की बात जहाँ जाए साथियों वहां पे पश्चिम राजस्थान को आप याद कर लीजिए और बीकानेर और जैसलमेर जिले में मुख्य रूप से रम्मत प्रसिद्ध है। और तेज कवि जो कि जैसलमेर के हैं ये इसके प्रसिद्ध कलाकार लिखे हैं और उन्होंने ये किस क्या लिखा है? स्वतंत्र भाविनी की रचना की है। स्वतंत्र अगर प्रश्न पूछ ले जाए कि साथियों प्रश्न आ जाए कि स्वतंत्र भाविनी की रचना किसने की है? तो तेज कवि ने की है और ये रम्मत के मुख्य कलाकार भी हैं। और स्वतंत्र भावनी की रचना किसने की है? तेज कवि ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय क्या है और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथियों जो पिछवाई है इसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शामिल है और ये नाथ द्वारा की है। कहाँ की? नाथ द्वारा की, राजसमंद की। प्रसिद्ध ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें श्रीनाथ जी की जो मूर्ति होती है उसके पीछे के कपड़े पर भगवान कृष्ण की लीला का आकर्षण चित्रण किया जाता है। इसको पिछवाई चित्रकला शैली कहा जाता है। ये हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान साहित्य की प्रसिद्ध रचना बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में विभक्त है के लेखक कौन है? साथियों फॉरेस्टर परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 14 खंडों में विभक्त है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो साथियों बातारी फुलवारी के लेखक हो जाएंगे विजयदान देथा। कौन हो जाएंगे? जिन्हें बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बातारी फुलवारी के लेखक राजस्थान साहित्यकार विजयदान देथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग जिसे स्वर्णगिरी का नाम से जाना जाता है। तो साथियों लेबर स्टैंड में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वर्णगिरी के नाम से साथियों सुवर्णगिरी के नाम से जालोर के दुर्ग को जाना जाता है। किसके नाम से? स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। और साथियों वहीं अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वर्णगिरी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो साथियों स्वर्णगिरी के नाम से सोनारगढ़ का जो दुर्ग जो कि जैसलमेर में स्थित है वो जाना जाता है। और एकमात्र कैसा ये जो जैसलमेर वाला फोर्ट है कैसा लिविंग फोर्ट है? कैसा फोर्ट है? लिविंग फोर्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किस महारानी ने करवाया था? तो साथियों डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। कब करवाया? तो 1586 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1586 ईस्वी में करवाया था। और ये महाराजा महारावल आस्करण की पत्नी थी। कौन? रानी प्रेमल देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दादू पंथ की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो दादू पंथ की प्रमुख गद्दी है ये राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है राजस्थान में नारायणा या नरेना जयपुर में स्थित है। और दादू को ही राजस्थान का क्या कहते हैं? साथियों दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल जी को जानते हैं। और दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है ये कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण के जिले जयपुर ग्रामीण में नरेना नारायणा में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। तो साथियों राजस्थान निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है एक संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243 के में इसका क्या है? उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए थे? साथियों अगर राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त की बात कर ली जाए तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे आईडी दुआ। साथियों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का कम से कम कितना भाग उपस्थित होना आवश्यक है? तो साथियों ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए लगभग 1/10 भाग बैठक का उपस्थित होना आवश्यक है, अन्यथा ये पूर्ण नहीं मानी जाती। तो कितना भाग आवश्यक है? 1/10 भाग ग्राम सभा की गणपूर्ति का
कुल सदस्यों के कम से कम 1/10 भाग का ग्राम सभा की जो गणपूर्ति है इसका पूर्ण होने के लिए 1/10 भाग आवश्यक उपस्थित होना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है साथियों। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना ट्रिप्स का 2022 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों, राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सिल्कोसिस निधि इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। कब लागू की गई जिसका उद्देश्य खदान श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तो साथियों, सिल्कोसिस नीति राजस्थान में 2019 में लागू की गई, क्योंकि जो खदान और पत्थर तराशने वाले मूर्तिकार जो होते हैं उन श्रमिकों को सिल्कोसिस नामक बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी से राहत देने के लिए राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2019 में सिल्कोसिस नीति लागू की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक योगदान वर्तमान में किस क्षेत्र का है? तो साथियों, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित मिशन निरयोतक वनों का संबंध राज्य के किस विभाग से है? तो साथियों, जो मिशन निरयोतक वनों है इसका जो संबंध है वो राज्य के उद्योग व वाणिज्य विभाग से हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातक तैयार करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और रीको के द्वारा यह मिशन संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है, मिशन निर्यातक वनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस, अब कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे साथियों, अच्छे से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीईटी में अवश्य आपको कंप्यूटर रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एमएस एक्सेल 365 में एक्स लुकअप फंक्शन में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? साथियों, तो एक्स लुकअप जो फंक्शन है इसके संदर्भ में जो हमें गलत युग में देखना है, तो साथियों देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। यह वी लुकअप और एच लुकअप दोनों का स्थान ले सकता है, बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। यह डिफॉल्ट रूप से सटीक मिलान एग्जैक्ट मैच को खोजता है साथियों, सटीक मिलान को खोजता है, बिल्कुल सही है। यह केवल दाएं से बाएं ही डेटा खो सकता है, ऐसा नहीं है साथियों, गलत हो जाएगा। एक बार अगला देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। इसमें त्रुटि को संभालने के लिए इनबिल्ट आर्गुमेंट होता है साथियों, बिल्कुल सही। इसमें त्रुटि को एरर को फाइंड करने के लिए जो इनबिल्ट आर्गुमेंट होता है ये होता है। अब देखते हैं कि सी गलत क्यों है, क्योंकि साथियों जो एक्स लुकअप एक बहुत ही एडवांस फंक्शन है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दोनों दिशाओं में डेटा को खोज सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेट संचार में नवीनतम IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो साथियों, जो अच्छा प्रश्न है, IPv6 जो ये एड्रेस होता है ये कितने बिट का होता है? ये 128 बिट का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का पुराना वर्जन था IPv4 ये कितने बिट का होता था? IPv4 जो ये 32 बिट का होता था, लेकिन जो IPv6 है ये 28 बिट का होता है, जिससे अनगिनत नए आईपी एड्रेस बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलवेयर का प्रकार नहीं है? तो साथियों, कौन सा एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों फर्मवेयर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्मवेयर इसका एक प्रकार नहीं है, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और रैनसमवेयर ये सब क्या है? एक मैलिशियस मेलवेयर के प्रकार है। फर्मवेयर क्या होता है साथियों? फर्मवेयर एक जैसे हार्डवेयर डिवाइस जैसे राउटर होता है, उसमें एक स्थायी और एक आवश्यक सॉफ्टवेयर होता है, ये कोई वायरस या मेलवेयर नहीं होता। लेकिन जो रैनसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन हाउस है ये क्या है? मेलवेयर के या वायरस के प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है साथियों, कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है मुख्य रूप से किन दो घटकों के बीच कार्य करती है? तो साथियों, वीडियो मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होती है ये सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। किसके बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी साथियों एक अत्यंत तेज और एक छोटी सी मेमोरी होती है, जो कि प्रोसेसर जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं और मुख्य मेमोरी जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं के बीच बफर का काम करती है, ताकि डेटा की जो प्रोसेसिंग है, जो स्पीड है वो तेज गति से काम कर सके, तेज उसकी जो गति है वो तेज हो सके, तो इसको क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का मुख्य आधार क्या है? तो साथियों, जो आईओटी तकनीक है इसका जो मुख्य आधार है वो क्या है? फिजिकल डिवाइस ऑन सेंसर्स का इंटरनेट से जुड़ा नेटवर्क। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों, जो आईओटी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। आईओटी एक रोजमर्रा की जो भौतिक वस्तुएं होती है साथियों, डेली बेसिस की जो भौतिक वस्तुएं होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट फ्रिज हो गया, इनमें क्या सेंसर लगाकर उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से जोड़ते हैं और उनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर उनको कंट्रोल करना, तो ये आईओटी का तकनीक का मुख्य आधार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित क्रिस्पर कैस 9 तकनीक का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो साथियों,
क्रिस्पर Cas9 तकनीक का जो मुख्य उपयोग है ये जीन एडिटिंग में किया जाता है साथियों, क्योंकि जो ये क्रिस्पर Cas9 एक बहुत ही सटीक मॉलिक्यूलर सीजर है, क्या है साथियों, आणविक कैंची है जिस तकनीक से इसका उपयोग डीएनए में जीन को एडिट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? साथियों, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, तारों का टिमटिमाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तारों का जो टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्वारेजिया या अम्लराज जो सोने को भी पिघला सकता है, ये किन दो अम्लों का मिश्रण है साथियों? एक्वारेजिया जो सोने को भी पिघला देता है, ये किन दो अम्लों का मिश्रण है? तो साथियों ये HCl और HNO3। साथियों किसका? HCl और HNO3 3:1 का मिश्रण ये होता है क्या? एक्वारेजिया। अच्छा प्रश्न है साथियों, सीईटी में 2023 में पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? जो एरिथ्रोपोइटीन जो हार्मोन होता है इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? तो इसका जो कार्य होता है वो लाल जो रक्त कणिकाएं होती है जिनको आरबीसी के नाम से जानते हैं, के निर्माण को प्रेरित करना। तो साथियों आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है कौन सा? एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राफीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों ग्राफीन के बारे में जो कथन सत्य है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये स्टील से अधिक मजबूत और पारदर्शी 2D कार्बन का अपर रूप है साथियों। क्यों? ग्राफीन स्टील से अधिक मजबूत है और 2D कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथोचित शब्द में सही संधि और समास का विकल्प कौन सा है? तो साथियों जो यथोचित जो शब्द है अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों? यथा प्लस यथोचित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यथा प्लस उचित, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और आ और ऊ के संयोजन से साथियों क्या बन गया? ओ बन गया। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। तो साथियों गुण हमें दो ऑप्शनों में दी गई है, तो ए और सी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गए। तो साथियों संधि तो कौन सी हो गई? गुण संधि हो गई। और साथियों आपको पता है कि यथा तथा सदा से आ वी अनु यावत नी आदि अगर साथियों जो मतलब उपसर्ग लग जाए किसी शब्द में तो ये क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो यहाँ पे अयथा चित में क्या मिला? यथा मिल रहा है। तो अव्ययी भाव समास और गुण संधि, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द कमल के सही पर्यायवाची? साथियों हमें कमल का जो सही पर्यायवाची है वो देखने हैं। तो साथियों कमल के पर्यायवाची में साथियों आपको एक याद रख लीजिए, आपको फिर अपना प्रश्न ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो कमल का जो पर्यायवाची होते हैं साथियों, कमल का पुंडरीक होता है, नीरज होता है, इंदिवर होता है। क्या होता है? नीरज, इंदिवर और पुंडरीक होता है। तो कमल के सही पर्यायवाची ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों अभी जो उपसर्ग है किस इसका जो प्रयोग है वो किस शब्द में नहीं हुआ है साथियों? तो अभी शब्द का जो उपयोग है साथियों अभिन्न में नहीं हुआ है। साथियों किस में नहीं हुआ? ऑप्शन सी, अभिन्न में नहीं हुआ है, क्योंकि साथियों अभिन्न शब्द में ए उपसर्ग और भिन्न मूल शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? ए उपसर्ग और प्लस भिन्न मूल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए अभी उपसर्ग का इसमें प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी के चीज सभी शब्द है उनमें अभी उपसर्ग का प्रयोग है, क्योंकि जैसे अभी प्लस आगत अभ्यागत, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी और अभी प्लस मान अभिमान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध में है? साथियों व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध शब्द हमसे पूछा गया है, तो हम देखते हैं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। साथियों ये भी एक तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि कृपया नहीं होकर कृपा होगा। साथियों कृपा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। वह विलाप करके रोने लगी। तो साथियों वह विलाप करके रोने लगी साथियों, तो ये भी मुझे सही नहीं लग रहा। ऑप्शन बी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने ये कविता स्वयं रची है। साथियों मैंने ये कविता स्वयं रुचि है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। आप अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं। तो साथियों अपनी इच्छा से जा सकते हैं साथियों, तो स्वेच्छा नहीं होगा, आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः रूप से मैंने ये कविता स्वयं रची है हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। और अगर ये क्यों गलत है ऑप्शन बी साथियों? क्योंकि वह विलाप करके रोने लगी। साथियों विलाप करना और रोने लगे दोनों क्या आएंगे? समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो या तो ऐसे होता शब्द
वाक्य कि वह विलाप करने लगी या फिर वह रोने लगी। तो साथियों विलाप करके रोने लगी ये क्या है? अनुचित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिभाषिक शब्दावली वेटिंग का सही अर्थ क्या होता है? साथियों ये वो वाला वेटिंग नहीं है, इंतजार करने वाला नहीं है, ये VETTI वेटिंग का सही अर्थ क्या होता है साथियों? तो वेटिंग का जो सही अर्थ होता है वो हो जाता है समीक्षा करना या पड़ताल करना, क्योंकि प्रशासनिक और जो कानूनी शब्दावली होती है उसमें वेटिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड, प्रस्ताव या दस्तावेज की गहराई से जांच या समीक्षा करना, ताकि उसके बारे में उचित या अनुचित का पता लगाया जा सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। साथियों ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमको यहाँ पे देखना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। साथियों इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, क्योंकि ये ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। LDC परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द कमिटी इज रिव्यूइंग द न्यू पॉलिसी। तो साथियों पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। क्यों क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो साथियों देखते हैं। सबसे पहले द का जो ऑब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले आ जाएगा द न्यू पॉलिसी। साथियों इज आ रहा है इसमें, तो द न्यू पॉलिसी इज रिव्यूइंग द न्यू, द कमिटी इज रिव्यूइंग द न्यू पॉलिसी। तो साथियों द न्यू पॉलिसी इज, साथियों आईएनजी लग गया तो बीइंग लग जाएगा। तो साथियों आईएनजी के साथ क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। रिव्यूड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाय का प्रयोग हम इसमें कर लेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। द न्यू पॉलिसी इज रिव्यूइंग की जगह बीइंग लगा देंगे साथियों। रिव्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय का प्रयोग कर लेंगे। द कमिटी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। साथियों मेटिकुलस वर्ड का जो सिनोनिम है वो देखना है। तो साथियों सबसे पहले हमें मेटिकुलस का अर्थ पता होना चाहिए इसके लिए। तो मेटिकुलस का जो अर्थ होता है साथियों, तो इसका जो अर्थ होता है ग्रेट अटेंशन, यानी कि बहुत ही अधिक, जो मतलब एक तरीके से क्या हो, मतलब एक तरीके से सतर्क हो, सावधान हो, सावधान हो, केयरफुल हो। साथियों क्या हो? केयरफुल हो। और जिसके कार्य के प्रति उसका मतलब अच्छा मतलब चिंतन हो उसका, उस चीज के प्रति उसको उसका समझ अच्छी से होनी चाहिए। तो साथियों देखते हैं तो 70 का देखते हैं। तो साथियों केयरलेस का है तो आलसी हो गया, सोलवेनली भी नहीं होगा। साथियों इसका अर्थ भी एक तरीके से मतलब अनिश्चित होता है, मतलब जो किस कार्य करने में रुचि ना हो। लेथार्जिक भी नहीं हो जाएगा, इसका अर्थ भी यही हो जाएगा। लेकिन जो डिलीगेंट है साथियों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि डिलीगेंट का अर्थ होता है हार्ड वर्किंग और केयरफुल इसका अर्थ होता है। तो जो मेटिकुलस है इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिलीगेंट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। साथियों टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का क्या हो जाएगा साथियों? तो देखते हैं। टू वेस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, नहीं साथियों ये भी नहीं होगा। टू सेट समथिंग ऑन फायर एट मिडनाइट, नो साथियों ये भी नहीं होगा। टू क्रिएट अननेसेसरी ट्रबल फॉर अदर्स, बिल्कुल नहीं ये भी नहीं होगा। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, साथियों जी यस बिल्कुल सही हो जाएगा। रात्रि में कठिन परिश्रम करना, मेहनत करके पढ़ाई करना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इसका बिल्कुल सही, इसका क्या हो जाएगा? मीनिंग, इडियम का मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। सी इज नॉट accustomed accustomed खालिस्तान सच हॉर्स वेदर। साथियों तो आपको पता है कि जो एक्कस्टम्ड होता है साथियों, एक्कस्टम जो होता है इसके साथ साथियों जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो कौन सा आता है साथियों? एक्कस्टम्ड के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? टू फिक्स पोजिशन आता है। तो खालिस्तान ऑप्शन बी बिल्कुल सही इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि जो द एडजेक्टिव है एक्कस्टम्ड इसके साथ किसी फिर तो फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? टू फैमिलियर और समथिंग और यूज टू इट। क्या मतलब होता है? टू फैमिलियर और समथिंग और यूज टू इट। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आज ये हमारा सीईटी का छठा मॉडल पेपर हो जाएगा। इससे पहले 5 मॉडल पेपर भी चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं और इनमें से आपको प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा और आप अपनी तैयारी का वास्तविक आकलन भी इनसे कर सकते हैं। धन्यवाद।